ध्वनि साउंड। ध्वनि की उत्पत्ति मानव में वाक् ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का संचरण, प्रबलता एवं तारत्व, श्रव्य अपश्रव्य प्राश्रव्य ध्वनि। ध्वनि की उत्पत्ति किस तरह से होती है तो हम देखते हैं कि एक थाली को उल्टा रखकर उसके ऊपर कागज़ के टुकड़ों की 3-3 गोलियां जो हैं वो बना के रखते हैं। अब एक चम्मच से हम उसको बजाते हैं तो कागज़ के टुकड़े भी उसमें हिलते हैं। तो एक रबड़ बैंड, दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक रबड़ बैंड को एक सिरे को दीवार से कील के सहारे बांध के उसे तानते हैं और उसके बाद दूसरे हाथ से रबड़ बैंड को मध्य से खींचकर हम छोड़ते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यदि रबड़ बैंड की गति रोक दी जाए तो ध्वनि सुनाई देगी। तो हमें इससे ये पता चलता है कि रबड़ को खींचकर छोड़ने पर यह ऊपर और नीचे की ओर कंपन करता है। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। वस्तुओं में कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में वाक् ध्वनि का उत्पन्न होना। जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ में ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे गुब्बारे के रबड़ की लगभग 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 2 आयताकार पट्टियाँ लेते हैं और इन दोनों को आपस में सटाकर दोनों हाथों से पकड़ते हैं। अब मुंह से हम तेज फूंक मारते हैं और ध्वनि निकालने का प्रयास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फूंक लगाने पर पट्टियाँ खुलती हैं और बंद होती हैं और ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। मनुष्य के गले की कंठनली में 2 स्नायु या संधि बंधन होते हैं जिन्हें हम वाक् तंतु कहते हैं। हमारे वाक् तंतु जो है वो प्राकृतिक वाद्य यंत्र हैं। वाक् तंतु बोलते समय इस तरह से खिंच जाते हैं कि इनमें एक पतली झिर्री बन जाती है। जब फेफड़ों की हवा इस झिर्री में से निकलती है तो वाक् तंतु में कंपन पैदा होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। यह क्रिया लगभग इसी तरह होती है। यह बंद वाक् तंत्र, खुला वाक् तंत्र। ध्वनि का संचरण। वायु में ध्वनि का संचरण। ध्वनि उत्पत्ति स्थान से हवा में गति करती हुई हमारे कान तक पहुंचती है। वायु में ध्वनि का संचरण कंपनों के द्वारा होता है। जब वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास की वायु के कण भी कंपन करने लगते हैं। हर कंपित कण इन कंपनों को अपने संपर्क में आने वाले अन्य कणों को स्थानांतरित करते हैं। इस तरह ध्वनि के कंपन एक के बाद एक वायु कणों से होते हुए हमारे कान तक पहुंचते हैं। कान के पर्दे के समीप वाले वायु कण कंपन करते हैं। इनकी टक्कर से कान का पर्दा कंपन करता है और हमें जो है ध्वनि सुनाई देती है। ठोस में ध्वनि का संचरण। ये हम देखते हैं कि ठोस जो है उनमें ध्वनि का संचरण जो है वो तेज गति से होता है। ठोस में ध्वनि का संचरण होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक पाइप है, उसमें से हम बोलते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है। जैसे हम लेबोरेटरी में संयंत्र को कंपन कराने के बाद उसको कान के पास ले जाते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट जो है उसमें एक खिलौना है। माचिस की 2 खाली डिब्बियाँ लेकर उसमें एक छेद करते हैं और दोनों छेदों में से तीलियों से लंबा धागा बांधते हैं और फिर हम जो है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और एक विद्यार्थी डिब्बी को कान के पास रखे और दूसरा जो है डिब्बी में धीरे से बोले तो ये सुनाई देती है। ध्रुव में ध्वनि का संचरण। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम वायु में होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है। चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्री से आपस में बातचीत नहीं कर पाता है क्योंकि चंद्रमा पे एयर जो है वो एब्सेंट होती है। आयाम, आवर्ती एवं आवर्तकाल क्या है? आयाम जो है कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं।
कि कंपन करने वाली वस्तु का ये इसकी माध्य स्थिति है, इससे कहाँ तक वो अधिकतम विस्थापित हो सकती है, उसको हम उसका आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर आवृत्ति, 1 सेकंड में वस्तु कितने कंपन कर लेती है, तो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति जो है वो आवृत्ति का मात्रक कंपन पर सेकंड है, यानी हर्ट्ज होता है। आवृत्ति इज इक्वल टू कंपनों की कुल संख्या अपॉन कंपनों में लगा समय। आवर्तकाल या कंपन काल जो है, एक कंपन करने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। प्रबलता एवं तारतम्य, प्रत्येक व्यक्ति और जंतु वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ डिफरेंट प्रकार की होती है। हमारे कानों में ध्वनियों के अनुभव को 3 लक्षणों के आधार पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 3 लक्षण जो है प्रबलता, तारतम्य और गुणता है। ध्वनि की प्रबलता क्या है? ध्वनि की प्रबलता ये है कि मान लीजिए कि हम जो हैं वो ये होता है कि प्रबलता कितना भारी आपने चोट किया है। जैसे एक थाली या अन्य धातु पात्र पर हम चम्मच से पहले धीरे बाद में जोर से करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ध्वनि तीव्र या अधिक प्रबल है। जो बाद वाली है वो अधिक तीव्र और प्रबल होगी। जैसे हम ढोल बजाते हैं तो जोर से करते हैं, जोर से बजाएंगे तो तीव्र या अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होगी, और जब हम धीरे से चोट करेंगे तो वो कम प्रबल या क्षीण होगी। शेर की दहाड़ और मच्छर की बिनबिनाट जो है, उनकी ध्वनि जो है वो ध्वनि जब आप धीमे बोलते हैं तो कम तीव्रता या प्रबलता की ध्वनि निकलती है, लेकिन जोर से बोलते हैं तो आपकी अधिक प्रबलता की ध्वनि निकलती है, जिसकी तीव्रता या प्रबलता अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ते हैं तो वो बढ़ती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। तारतम्य का मतलब ये होता है कि कितना जो है वो बारीक है, महीन या तीखा है, किसकी ध्वनि मोटी है या भारी है। तो हम देखते हैं कि किसकी तीक्ष्ण और बारीक होती है, वही जो है उसका तारतम्य ज़्यादा होता है। ध्वनि के जो तीक्ष्ण अथवा भारी होने के लक्षण को हम तारतम्य कहते हैं। ध्वनि का तारतम्य ध्वनि की आवृत्ति पे डिपेंड करता है। आवृत्ति जो है, जो ध्वनि की प्रबलता है वो तो निर्भर करती है आयाम पे, लेकिन ये जो है वो जो है ध्वनि का जो तारतम्य है वो उसकी आवृत्ति पे डिपेंड करता है कि 1 सेकंड में उसने कितने कंपन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तारतम्य या आवृत्ति अधिक होने के कारण महिलाओं और बच्चों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में सुरीली एवं बारीक होती है। अतः स्पष्ट है कि उच्च तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च, निम्न तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होगी। जैसे हम देखते हैं कि ढोलक की ध्वनि की अपेक्षा सितार की ध्वनि अधिक मधुर लगती है, क्योंकि सितार जो है उसका तारतम्य ज़्यादा अच्छा होता है। कोयल और कोए में की ध्वनि में से कोयल की ध्वनि मधुर लगती है, क्योंकि उसका तारतम्य ज़्यादा होता है। शेर दहाड़ता है तो उसकी प्रबलता मच्छर की भिनभिनाट से अधिक होती है, किंतु शेर की दहाड़ का तारतम्य मच्छर की भिनभिनाट से कम होता है। फिर जो है श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि जो है, हमारे कान कम से कम 20 कंपन प्रति सेकंड, अगर 1 सेकंड में जो है 20 कंपन हो रहे हैं तो उसको सुन सकते हैं,
तथा अधिकतम 20,000 कंपन अगर एक सेकंड में हो रहे हैं तो उसको सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज वाली आवृत्ति को हम सुन सकते हैं, इसको हम श्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अवश्रव्य इंफ्रासोनिक कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनका उपयोग रोगों के निदान के लिए प्रयुक्त अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। सोनोग्राफी जो है उसमें पराश्रव्य जिनको हमारे कान सुन नहीं सकते हैं 20,000 से ज़्यादा होती है, उसका उपयोग जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। और पराश्रव्य तरंगे जो हैं वो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार नामक यंत्र के द्वारा जो है समुद्र की गहराई नापने और पनडुब्बी की स्थिति और चाल ज्ञात करने में भी किया जाता है। सोनोग्राफी का उपयोग जो है गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के विकास एवं स्वास्थ्य की जांच में किया जाता है। और कुछ लोग जो है जांच के दौरान शिशु के लिंग का पता लगाने में करते हैं और गर्भस्थ शिशु अगर कन्या है तो उसका गर्भपात करवा देते हैं। इसे भ्रूण हत्या माना गया है। हमारे देश में जो है ये दोनों ही करना और करवाना कानूनी अपराध है। समाज में बेटियों को जीने का समान अधिकार है। फिर हम देखते हैं कि चमगादड़ जो है, हाँ ये है कि कुत्ते, चमगादड़, चूहे और ब्लू व्हेल और जो व्हेल है वो जो है वो पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। जैसे पुलिसकर्मी जो है वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग जो है खोजी कुत्तों को प्रशिक्षण देने में करते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनियों को उत्पन्न करके परावर्तित करके आने वाले ध्वनियों को सुनता है, जिससे उसे अवरोध का पता चलता है। इसी कारण यह रात्रि के अंधेरे में उड़ पाता है, पराश्रव्य का उपयोग करता है। मनुष्य के कान के बाहरी भाग की आकृति की प्नेमा होती है, इसको हम पिन्ना कहते हैं। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो ये एक नलिका से गुजरती है जिसको श्रवण गुहिका कहते हैं। इस नली के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है जिसको कर्णपटय झिल्ली या फिर ईयरडर्म कहते हैं। कर्णपटय को सामान्य भाषा में कान का पर्दा भी कहते हैं। ध्वनि के कंपन कर्णपटय को कंपित करते हैं। कर्णपटय कंपनों को अंतःकरण तक भेज देता है और यहाँ से श्रवण तंत्रिका द्वारा संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है और इस प्रकार हमें जो ध्वनि है, साउंड जो है वो हम लिशन करते हैं, उसको सुनते हैं। जैसे इसमें एक्टिविटी बता रखी है कि कान के पर्दे के कंपन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम कैसे, जैसे हम एक कागज़ का एक गिलास लेते हैं और इसके पेंदे वाले भाग को हम काट देते हैं और एक सिरे पर रबड़ के गुब्बारे की झिल्ली को तान कर बांध देते हैं। इसके ऊपर थर्माकोल के 4-5 सूक्ष्म टुकड़े रख देते हैं और कोई विद्यार्थी उसको खुले सिरे से हम कुछ बोलने के लिए कहते हैं तो फिर थर्माकोल के टुकड़े ऊपर या नीचे जो हैं उछलते हैं। तो जहाँ पे ये हिलते हैं वो जो है वही जो हमारे कान के पर्दे के रूप में काम करता है। ध्वनि प्रदूषण जो है हमें जो जो ध्वनियाँ हमारे कानों को अच्छी लगे उन ध्वनियों को, और वो तो अच्छा स्रोत माना जाता है, जो हमें प्रिय लगती हैं वो जो है वो प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। तो सुस्वर ध्वनियाँ कानों को प्रिय या सुखद लगती हैं। वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुस्वर होती हैं। वे ध्वनियाँ जो कानों को अप्रिय लगती हैं उन्हें शोर कहते हैं। जैसे यातायात के साधन से जो भी साउंड उत्पन्न होती है, अत्यंत प्रबल ध्वनि युक्त संगीत निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि, ये जो है हल्की ध्वनि जैसे श्वास लेना जिसकी तीव्रता 10 डेसिबल तक हो, धीमी बातचीत की क्रिया 20 से 30 डेसिबल, रेडियो संकेत की तीव्रता जो है 50 से 60 डेसिबल तक होती है। ध्वनि की तीव्रता जो है वो 50 डेसिबल तक होने पर हमें ध्वनि सामान्य या कर्णप्रिय लगती है। 50 डेसिबल से 80 को हम सहन कर सकते हैं। हल्का यातायात, विद्यार्थियों का शोर, सामान्य संगीत 80 से ऊपर हो गई तो वो चाहे सुर में संगीत ही क्यों न हो हमारे लिए असहनीय होता है। ध्वनि प्रदूषण निरंतर होने से जो है वो ध्वनि जो है प्रदूषण निरंतर होने वाले तीव्र शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़, रेल इंजन की आवाज़, कारखानों, लाउड स्पीकर की ध्वनि आदि से होता है।
शोर प्रदूषण के कारण दैनिक जीवन की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इससे स्वास्थ्य को अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम होना, कभी बहरापन भी आता है। ध्वनि को सीमित रखने के उपाय जो है, यातायात के समस्त वाहनों, मशीनों, घरेलू विद्युत उपकरणों में शोर कम करने वाले जो है युक्ति साइलेंसर लगाए जाएं। शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप आवासीय क्षेत्रों से दूर होने चाहिए। टेलीविजन एवं लाउड स्पीकर की ध्वनि प्रबलता कम करनी चाहिए। सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए ताकि ध्वनि अवशोषित हो सके। भारतीय संगीत प्रणाली जो है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें संगीत के साथ सुर, सा रे गा मा पा धा नी। संगीतकार इन स्वरों का उपयोग जो है वो सुमधुर संगीत की रचना में करते हैं। और भारतीय संगीत में विभिन्न राग रागनियाँ होती हैं जो इन 7 सुरों पे ही बेस्ड है। वस्तुओं में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे गले में स्थित वाक् तंतु में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव व गैस माध्यम का होना आवश्यक है। ठोस में ध्वनि की चाल ज़्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण पॉसिबल नहीं है। वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल या कंपन काल कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता जो है वो कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की तीक्ष्ण या भारी होने के गुण को ध्वनि का तारत्व कहते हैं। आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व बढ़ता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य इंफ्रासोनिक कहते हैं। और 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की ध्वनि को जो है वो प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ध्वनि द्वारा मानव के कर्णपटल में कंपन होते हैं जो श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में भेज दिए जाते हैं। इससे हमें ध्वनि का अनुभव होता है। वे ध्वनियाँ जो हमारे कानों को अप्रिय लगती हैं उन्हें शोर कहते हैं। शोर प्रदूषण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें ध्वनि का संचरण पॉसिबल नहीं है तो इसका निर्वात हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है लोहे की छड़ में होगा, फिर पानी में और फिर हवा में। इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ध्वनि का संचरण नहीं होगा। किसी कण या वस्तु के माध्य स्थिति के ऊपर इर्द गिर्द गति को क्या कहते हैं? ये माध्य स्थिति के इर्द गिर्द होगी तो उसको कंपन गति कहेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति जो है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या कहते हैं। और आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा है। सॉरी, एक कंपन करने, अच्छा हाँ, इसमें सॉरी, इसको हम आवर्तकाल कहेंगे। इसमें ये है कि एक कंपन लगे समय को तो हम आवर्तकाल कहेंगे, लेकिन कंपनों की संख्या पूछे कि 1 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी हो रही है तो उसको हम आवृत्ति कहेंगे। और आवृत्ति जो है उस पर डिपेंड करता है तारत्व, और आयाम जो है उस पर डिपेंड करती है प्रबलता। ध्वनि संचरणों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है, बात सही है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक जो है वो डेसिबल होता है। ध्वनि वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। मनुष्य में वाक् ध्वनि का मुख्य स्रोत क्या है? वाक् ध्वनि मतलब है ना, वोकल कॉर्ड। 20,000 से अधिक की ध्वनि तरंगों को हम अल्ट्रासोनिक कहेंगे। आवृत्ति का मात्रक जो है, आवृत्ति का हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता जो है उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का तारत्व जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है।
ये इसका क्वेश्चन है। एक वाद्य यंत्र इसकी आवृत्ति में ज्ञात करनी है, तो हम आवृत्ति कहते हैं कि प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। तो इसने 200 कंपन पूर्ण करने में 2 सेकंड का समय लगा, तो आवृत्ति 200 कंपन पूर्ण करने में 2 सेकंड का समय लगा। तो 1 सेकंड में इसने कितना किया, 100 आ गया। सॉल्ट। यदि किसी मंदिर की घंटी से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 400 कंपन पर सेकंड है, तो इसका आवर्तकाल याद कीजिए। आवृत्ति हमें दे रखी है, ये तो उसका उल्टा होता है, तो 1/400 हो जाएगा। 8 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। श्रव्य अपश्रव्य और प्राश्रव्य में अंतर क्या है? तो श्रव्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली हो गई, हर्ट्ज वाली हो गई। अपश्रव्य प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक जो है 20,000 से ज़्यादा वाली, और ये वाले 20 से कम वाले। आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चार्ट क्या है? चार्ट जो द्रव्य सामग्री है